वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। इस पेपर सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इस सीरीज के अंदर का ये फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड के इन टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कंडीशनल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि मिसलेनियस ऑपरेटर्स में आते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो ये ऑपरेटर्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? आपका सिंपल इक्वल ऑपरेटर। ओके, सिंपल इक्वल ऑपरेटर जो है वो आपका कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन सिंपल इक्वल ऑपरेटर को किसी के साथ में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ में जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, खाली इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल साइन एंड डबल इक्वल साइन। डबल इक्वल आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इट असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a प्लस b, लाइक दिस। तो हम इक्वल सिंबल यूज करते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b का जो भी आंसर होगा वो असाइन हो जाएगा c में। तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है क्योंकि हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम लेफ्ट एरो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बताने के लिए कि सी में हमें 5 स्टोर करना है तो हम इस तरह से एरो यूज कर लेते हैं। कई बार हम कॉलन इक्वल यूज कर लेते हैं, या अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज का ये रूल है कि हमें राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू यदि एल वैल्यू के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो हम इक्वल सिंबल यूज करेंगे। आप और कोई सिंबल इसके अलावा यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर इस असाइनमेंट ऑपरेटर में आप किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे प्लस इक्वल किया तो ये क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या ऐड कर रहा है, प्लस सिंगल। इट एड्स राइट ऑपरेट टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेट। ओके, तो जैसे आपने लिखा c प्लस इक्वल a, तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू c प्लस a। ओके, मॉडुलस से इसका मतलब है c मॉडुलस से का मतलब है c इज इक्वल टू c मॉडुलस से। आपको समझ में आया ये बात? मान लीजिए आपको कोई a की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू 2, तो आप लिखते हैं c स्टार इक्वल टू c स्टार इक्वल a। तो c की नई वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि पुरानी वैल्यू 2 थी लेकिन नई वैल्यू 20 क्यों हो जाएगी? इसका मतलब ये होगा c इज इक्वल टू c स्टार a, यदि a की वैल्यू 10 है तो। ओके, सो यदि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर को जोड़ देते हैं तो ये कहलाएगा आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पता होना चाहिए, इक्वल सिंबल, और किसी के साथ भी आप उसको जोड़ देंगे दूसरे ऑपरेटर के साथ में तो वो कहलाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर में पेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन सिंबल इज यूज्ड। आप दो सिंबल एक साथ यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। सिंटेक्स है इसका वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी एक्स इस लोकेशन पे, या तो एक्स की वैल्यू या यहाँ पे जो भी आपने लिखा है वो इसमें असाइन हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद जो लिखा है वो वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज रिटर्न्स वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। सो p इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a प्लस b कॉलन a माइनस b। अब क्या होगा, देखो ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इस केस में 10 और 20 के केस में कंडीशन की आपकी फॉल्स है, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, सो इट इज फॉल्स। फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो लिखा है वो इवेल्यूट होगा, उसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी असाइन टू p। ओके, इस केस में -10 मतलब 10 माइनस 20 इज इक्वल टू -10 विल बी स्टोर इन टू इन p। ओके, ये है a लेस देन इक्वल b, मतलब a या तो b से छोटा है या बराबर है। दोनों ही केसेस में कंडीशन ट्रू होगी। तो 10 और 20 के केस में ये कंडीशन ट्रू होती है। ट्रू होती है तो यहाँ पर मैंने लिखा है a कॉलन b।
ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है दैट विल बी असाइन टू दी पी, मतलब पी का आंसर 10 होगा, इसमें पी का आंसर -10 होगा, इसमें पी का आंसर 10 होगा। इस केस में आपने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ किया है, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ किया है, कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज़ किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ किया है। इतने सारे ऑपरेटर यूज़ किए हैं इस एक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर तो है ही और ये लॉजिकल ऑपरेटर भी है। तो इसमें देखो आप a ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स है, 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, लेकिन नॉट फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था हमने, नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो a स्टार b मीन्स 10 स्टार 20 200 विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल p। ओके, इस केस में -10, इस केस में 10, इस केस में 200। इस केस में कंडीशन आपकी फॉल्स है, इसलिए ये इवेल्यूट कॉलन के बाद वाला इवेल्यूट होगा। कंडीशन इज ट्रू देन x मतलब कॉलन से पहले, कंडीशन फॉल्स देन वैल्यू y मतलब कॉलन के बाद जो लिखा है तो वो स्टोर होगा। इस केस में आपका कॉलन के पहले वाला क्योंकि कंडीशन ट्रू है, इस केस में ट्रू कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन नॉट ट्रू से कंडीशन, नॉट फॉल्स से कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो a स्टार b जो है वो स्टोर होगा p के अंदर। सो दिस इज नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें इन दोनों को एक साथ यूज करना जरूरी है, मतलब ये प्रेजेंट है तो ये भी होना चाहिए, अदरवाइज एरर दे देगा। मिसलेनियस, अब कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमने कंडीशनल को वापस ले लिया है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम अदर ऑपरेटर्स दैट सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज। साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें सिंबल यूज नहीं होता है। साइज और ऑफ के बीच में स्पेस नहीं देना, आई रिपीट, साइज और ऑफ के बीच में स्पेस नहीं देना है और स्मॉल केस लेटर में ही लिखना है, अपर केस लेटर यूज नहीं करना है। इट रिटर्न्स द साइज ऑफ ए वेरिएबल। हमने जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें पढ़ा था इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है, लॉन्ग इंटीजर का आपका 4 बाइट होता है, इसी तरह से लॉन्ग फ्लोट का 8 बाइट होता है, लॉन्ग डबल जो है उसका 10 बाइट्स होता है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हम देखना चाहिए किसका कितना है, तो हम लिखेंगे साइज ऑफ ए। यदि ए इंटीजर है 2 आएगा, ए फ्लोट है आंसर 4 आएगा, ए करेक्टर है तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ए डबल है तो आपका आंसर 8 आएगा, लॉन्ग डबल है तो आपका आंसर 10 आएगा। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बाइट्स है 4 बाइट्स, फ्लोट क्या है 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो मेमोरी के अंदर वो कितनी स्पेस ले रहा है, इसको यदि हम देखना चाहें तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। और बेसिकली ये जब हम पढ़ेंगे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज है कि हमें डायनेमिकली कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर को डिटेल में वहाँ यूज करते हैं। फिलहाल आप नॉर्मल जो आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं उनके किसी के भी आपको साइज देखने हो तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ऑपरेटर, जस्ट हमने पढ़ा था कंडीशन क्वेश्चन मार्क x कोलन y, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स x, अदरवाइज रिटर्न्स वैल्यू ऑफ y। प्रीवियस जो स्लाइड है इससे पहले जस्ट पहले की जो स्लाइड है उसके अंदर हमने इस ऑपरेटर को डिस्कस किया है। फिर एक कॉमा ऑपरेटर आपके सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है। कॉमा मतलब यदि एक से ज़्यादा जो है ऑपरेशन परफॉर्म कराने हो एक ही सीक्वेंस में हो तो हम दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके। Comma operator causes a sequence of operations to be performed. The value of the entire comma expression is the value of the last expression of the comma separated list. ठीक है, आपने डालना है कुछ भी वैल्यूज डालनी है, जैसे आपने लिखा x इज इक्वल टू 10, 20, 30 तो 30 स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपने लिखा 2-3 वैल्यू एक साथ डालनी है तो हम एक साथ कॉमा डाल के डाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 देन सेमीकोलन। एक तरह से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। जब हम फॉर जो लूपिंग यूज करते हैं सेमीकोलन से पहले हमें इस तरह से असाइन करनी है तो हम इस तरह से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। फिर है डॉट एंड एरो। These are both are known as member operators. These are used to reference individual member of classes, structures and union. जब हम structures में with pointer यूज करते हैं तो हम arrow symbol यूज करते हैं। तो ये आपको जब आप pointer टॉपिक पढ़ेंगे 5th यूनिट के अंदर तब आपको ये यूज करने हैं। मेंबर्स के यूनियन के मेंबर्स हैं, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, उनको रेफरेंसिंग करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके साथ यदि पॉइंटर यूज किया है तो हम एरो सिंबल यूज करते हैं। फिलहाल आप बस याद रखिए कि दीज बोथ आर मेमोरी
में मेंबर्स ऑपरेटर हैं जो कि स्ट्रक्चर या यूनियन के साथ यूज किए जाते हैं। कैसे यूज करने ये भी हम नहीं लर्न कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम लेटर ऑन जो है यूनिट 5th के अंदर लर्न करेंगे। ऑपरेटर्स में थोड़े से कुछ और ऑपरेटर्स और हैं। कास्ट ऑपरेटर, कास्टिंग ऑपरेटर, इट कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर। फॉर एग्जांपल इंटीजर 2.200 वुड रिटर्न 2। ओके, अब इसमें क्या है कि यदि हम किसी भी एक डेटा टाइप को फोर्सफुली किसी अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शुरू में आपने इंटीजर ले लिया प्रोग्राम में, लेटर ऑन आपको लगता है कि वो वेरिएबल एज ए फ्लोट वर्क करवाना है या उस पर फ्लोट टाइप का कुछ स्टोर करना है या फ्लोट के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, तो हम फोर्सफुली उसको इंटीजर से दूसरे फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम कास्टिंग यूज करते हैं, मीन्स हम कास्ट करते हैं। तो कास्टिंग ऑपरेटर्स में कोई अलग से कोई सिंबल यूज नहीं होता है, आपको जिस भी फॉर्मेट में करना है उसमें उसको ब्रैकेट में लिख के वेरिएबल लिख दिए। जैसे आपने INT में कन्वर्ट करना है तो INT, और फिर आपका 2.20 है जैसे, तो यहाँ P है मान लीजिए, और P का जो डेटा टाइप है वो आपका फ्लोट है और आप लिखते हैं INT P, तो वो P जो है उसका डेटा टाइप फ्लोट से इंटीजर हो जाएगा, इट विल वर्क एज ए इंटीजर। या आपका यदि कोई वेरिएबल x है और शुरू में उसकी वैल्यू आपने इंटीजर लिया है, लेटर ऑन आप चाहते हैं कि उसको फ्लोट करवा लें, तो आप फ्लोट और x लिख देंगे, तो x जो होगा इंटीजर था अभी तक, वो आगे आपका कास्ट हो जाएगा नए डेटा टाइप में, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप। सो कास्टिंग का पर्पज है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसको हम फोर्सफुली कन्वर्जन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। ओके, फिर आपका एम्परसेंड साइन है। सिंगल एम्परसेंड साइन जो है आपका, आपने देखा था बिटवाइज एंड भी था, बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी था ये, लेकिन पॉइंटर्स के अंदर जब हम यूज करते हैं तो ये पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से स्टार है, स्टार आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर भी था, आपने देखा होगा, लेकिन यदि हम इस वेरिएबल में एज ए पॉइंटर यूज कर रहे हैं, पॉइंटर्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इट विल वर्क एज ए पॉइंटर वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के आगे, खाली सिंगल वेरिएबल के आगे पॉइंटर लगा देंगे या सिंगल वेरिएबल के आगे एम्परसेंड साइन लगा देंगे, तो एम्परसेंड साइन क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट करेगा। या पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं। तो ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन इनका अदर पर्पज भी है, बिटवाइज एंड का और अर्थमेटिक ऑपरेटर स्टार का। इन दो पर्पज़ के लिए यूज करते हैं हम, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए आल्सो एंड पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए भी। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपने a की वैल्यू 10 लिखी है और लेटर ऑन प्रोग्राम में आप लिखते हैं प्रिंट FA, तो 10 प्रिंट करेगा, लेकिन वो 10 मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ, मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर हुआ, उस एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे प्रिंट एम्परसेंड साइन A। लेकिन जब भी आप इसको प्रिंट कराएंगे तो %u यूज करेंगे, क्योंकि एड्रेस हमेशा अनसाइंड होता है, चाहे वो a या आपका फ्लोट हो, करेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रिंट कराने के लिए आप %u यूज करेंगे, अनसाइंड इंटीजर, और वो उस मेमोरी की जो भी जिस भी लोकेशन पे, लोकेशन हमेशा आपकी अनसाइंड इंटीजर होगी, नेगेटिव नहीं होता है एड्रेस, हमेशा पॉजिटिव एड्रेस होता है और इंटीजर होता है। तो जब भी आप %u से उसको प्रिंट करवाएंगे तो a जिस भी लोकेशन के अंदर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हुआ है उस लोकेशन को वो प्रिंट कर देगा। सो एक्चुअल मतलब फिलहाल अभी आप इस लेवल पे तो आप इसको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है तो एम्परसेंड साइन यूज कीजिए, लेकिन लेटर ऑन आप जब पॉइंटर्स वेरिएबल्स पढ़ेंगे 4th या 5th यूनिट के अंदर, तो हम इनका जो है एक्सेसिवली यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए। किसी भी वेरिएबल के आगे स्टार लगा है तो इट मीन्स इट इज़ used as a pointer variable, it is used to hold the address of the variable. Okay, so this is all about operators. We'll see one program using साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, प्रोग्राम यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, ये आपकी मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो इस सीरीज का जो फर्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, आपने ये प्रोग्राम लिखा, ये आपने इस तरह से टर्बो सी आपने लिया होगा और साइज ऑफ ऑपरेटर लिखना है, तो आप इस तरह से हैश इंक्लूड, ये मैंने आपको बताया था, लाइनें लिखनी होती हैं, वॉइड मेन लिखना होता है क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और फिर आप इस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग डबल, इन सबके साइज प्रिंट करवाने हैं। साइज क्या होता है, हमेशा बाइट्स में होता है, तो बाइट्स हमेशा आपकी इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए मैंने सबके आगे %d लगाया है, न कि जैसे फ्लोट है तो %f, करेक्टर है तो %c मैंने आपको बोला था, लेकिन वो उस केस में जब आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। फिलहाल मैं सिर्फ साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर रही हूँ। तो साइज ऑफ ऑपरेटर से क्या होगा, इसमें इंटीजर कितनी मेमोरी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है,
फ्लोट आपकी मैंने आपको बताया था 4 बाइट लेता है। इससे जो प्रीवियस वीडियो स्लाइड था उसमें मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग भी बताई थी और उसमें नंबर ऑफ बाइट्स भी बताया था कि हाउ मेनी बाइट्स आर स्टोर्ड बाय पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो ये सारे डेटा टाइप है, INT, फ्लोट, करेक्टर, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग डबल। इसके अलावा भी थे, अनसाइंड था, इंटीजर था आपका, शॉर्ट इंटीजर था, इस तरह से और भी मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं हम INT के साथ में या करेक्टर के साथ में। तो उनको आपके उनके भी साइज ऑफ प्रिंट करा सकते हैं। तो इन सब के देखना हो कि मेमोरी में कितनी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम सी में जाके लिखेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये टर्बो सी और टर्बो C++ का कंपाइलर है, तो एक्सटेंशन .cpp बन जाएगा। मैंने इसको C1 नाम से स्टोर किया, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद में आप यहाँ कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल होगा, सक्सेस होगा। फिर आप रन पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा और जो कि इस तरह से होगा। ये आपका आउटपुट है। साइज ऑफ इंटीजर 2 प्रिंट करेगा, फ्लोट में साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ करेक्टर 1, साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर 4, साइज ऑफ लॉन्ग फ्लोट 8 और साइज ऑफ लॉन्ग डबल 10। तो मैंने एक साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हुए ये प्रोग्राम लिखा है। इस तरह से आप सी में एक प्रोग्राम, मतलब जो भी आप ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उनके प्रोग्राम्स लिख के वैल्यू देख सकते हैं किस तरह से आपका आउटपुट आता है। तो जब आप रन कराएंगे तो ये आएगा। और यहाँ पे CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, मतलब आपका हमेशा फ्रेश स्क्रीन पे, ये ब्लैक स्क्रीन जो है फ्रेश नई स्क्रीन पे आउटपुट आएगा। यदि आप इसको नहीं लिखेंगे और बार बार यदि आप प्रोग्राम को रन कराते रहेंगे तो आउटपुट एक के नीचे आउटपुट कैस्केड होता जाएगा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपका हमेशा फ्रेश स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सी के अंदर इस प्रोग्राम को लिखें, फिर रन कराएं। फिलहाल इतनी प्रैक्टिस करें जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर की करें, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की भी या रिलेशनल ऑपरेटर हैं इनके भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख के कोई भी ए और बी की वैल्यू लेके उन पर अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के प्रिंटएफ करवाएं कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करके। ये कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने फिर से बता रही हूँ, मैं इसमें मैंने सब में %d केवल इसीलिए लिया है क्योंकि इनका आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा। बाइट्स हैं, ये कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दीज आर 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 1 बाइट, इसलिए हमने इसको %d लिया है। अदरवाइज इनके लिए आप यदि इनकी एक्चुअल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो इनकी कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो इस तरह से आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा जो ऑपरेटर वाला जो टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो कंप्लीट हुआ। हमने सभी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर और जो आपका मिसलेनियस ऑपरेटर्स जिसमें कॉमा ऑपरेटर आ गया, मेन आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, साइज ऑफ ऑपरेटर जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके हिसाब से हमारा ये ऑपरेटर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।